नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। रात के 8 बजने वाले हैं और जी न्यूज पर ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। और आज का हमारा मुद्दा है नया कश्मीर, लेकिन साजिशें वही पुरानी। सबसे पहले खबर है, जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान से घुसे 4 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू से श्रीनगर जा रहे एक ट्रक को जब सिद्रा चेक पोस्ट पर रोका गया तो वो रुका नहीं। सुरक्षा बलों ने पीछा किया, ट्रक से फायरिंग शुरू हुई। सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की, 4 आतंकी मार दिए गए। ट्रक ड्राइवर भाग निकला। फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक में आग लग गई और उसमें जो गोला बारूद रखा था उसमें धमाका हो गया। 4 आतंकियों के शव भी जल गए। तलाशी की गई तो ट्रक से 7 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल बरामद की गई। गोला बारूद तो बहुत हद तक धमाके में उड़ ही चुका था। जो खबर है उसके मुताबिक इन आतंकियों ने पठानकोट सांबा के विजयपुर गांव से भारत में घुसपैठ की थी। इरादे क्या थे वो आप खुद ही समझ सकते हैं। हफ्ते के भीतर ये दूसरा एनकाउंटर है। पिछले हफ्ते शोपियान के मुंजू मार्ग एरिया में लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। उनसे भी AK-47 और पिस्टल बरामद की गई थी। गोला बारूद भी मिला था। एक हफ्ते के भीतर आतंकियों के 2 बड़े मूवमेंट, 2 बड़े एनकाउंटर, क्या इन्हें नॉर्मल कहा जा सकता है या फिर बॉर्डर के पार कोई बड़ा प्लान बन रहा है? कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद से पाकिस्तान पस्त है, लेकिन उसकी साजिशें नहीं थम रही। और अब तो पाकिस्तान में नया आर्मी चीफ है, जनरल आसिम मुनीर। रिकॉर्ड देखेंगे तो पाकिस्तान में जब भी आर्मी की कमान बदलती है, नया जनरल, नए पैतरे लाता है। कश्मीर में कुछ ना कुछ करके अपनी CR सुधारता है। फिर आसिम मुनीर को तो इस फ्रंट का एक अच्छा अनुभव भी है, एक्सपीरियंस है उनके पास। पाकिस्तान का ये टेरर एक्टिविज्म उस वक्त और बढ़ता है जब भारत किसी इंटरनेशनल आयोजन की तरफ बढ़ रहा होता है। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही है। भूले नहीं, भारत G20 की मेजबानी करने जा रहा है। तो क्या इस टेरर मूवमेंट के पीछे G20 में खलल डालने की साजिश है? क्या यह भी मुमकिन है कि इसके लिए पाकिस्तान साल भर से चल रहा जो सीज फायर है, फरवरी 2021 से चल रहा जो सीज फायर अग्रीमेंट है, उसे भी तोड़ सकता है? क्योंकि यह भी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक टेरर प्रैक्टिस का ही एक हिस्सा है। और इसीलिए बड़ी बहस हम लेकर आए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान फिर आतंकी भेज रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में शांति से पाकिस्तान में जाहिर तौर पर बौखलाहट है। यह बहस जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान पर कश्मीर में कुछ करने का एक उसका नापाक मंसूबा हमेशा से रहा है। आतंकी उस पर लगातार प्रेशर भी बना रहे हैं। यह बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कश्मीर पर पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय पैतरे लगातार फेल साबित हुए हैं, फ्लॉप साबित हुए हैं। और यह बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि G20 से पहले पाकिस्तान कश्मीर को लेकर एक मैसेज देने की साजिश कर रहा है। सरकार और सेना भी पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड को समझ रहे हैं। आज ही दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर गृह मंत्रालय, जम्मू कश्मीर पुलिस, IB और दूसरे अधिकारियों के साथ बड़ी समीक्षा बैठक की। ये बैठक 2 घंटे 40 मिनट चली। इस बैठक से जुड़े अपडेट्स आगे आपको देंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान की चाल को समझिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। एक ट्रक की मूवमेंट जो है अनयूजुअल दिखी हमें। ट्रक से के अंदर से जब तलाशी हो रही थी तो फायर आया, जिसका जवाब दिया गया। गिरफ्तारियां और सीजर पिछले 1-1.5 साल में काफी मात्रा में बढ़े हैं। इसका मॉडल क्या कर रहा है? पाकिस्तानी आतंकवादियों को लाल झाजम बिछाकर यहां पर ला। टेररिस्ट लगातार हिंसा को अंजाम देने, युवाओं को रेडिकलाइज करने तथा वित्त संसाधन जुटाने के नए तरीके खोज रहे हैं। आतंकवाद सारी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ MS बिट्टा जी हैं, हमारे साथ मेजर जनरल SP सिन्हा हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। तारिक फतेह कॉलमनिस्ट हैं हमारे साथ, इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हसन दुर्रानी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से। हैदर हयात जर्नलिस्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान से। आरिफ अब्बासी हमारे साथ है PTI का पक्ष रखने के लिए। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो हैदर हयात आप ही से, इतनी बौखलाहट कि आतंकी भेजने का, आतंक का सामान भेजने का, सीज फायर अग्रीमेंट की बात एक तरफ और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ ये आतंकी कैंपेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अदिति। देखिए अदिति, मैं समझ नहीं पाता, पहले भी हमने मल्टीपल टाइम से डिस्कशन की है कि क्यों कुछ भी हो भारत में उसका इल्जाम सोचे समझे बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है।
ये मैं कभी भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करूंगा, वो किसी भी मुल्क में हो, वो पाकिस्तान में हो तो भी गलत है, वो भारत के अंदर हो तो भी गलत है। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी सबसे पहले तो हुई है तो डेफिनेटली वो कंडेम होनी चाहिए, वो कोई भी करे, कहीं पर भी करे। सेकेंडली ये कि डायरेक्टली इसको इस तरह लिंक कर देना बगैर किसी सबूत के और उसके इस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना, भारत को थोड़ा सा इसमें थोड़ा सब सीरियस होना चाहिए कि ये मामला इस तरीके से नहीं चलेंगे कि आप जो है वो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट्स ने बनू में अटैक किया, और अब अगर भारत ये सोचे कि इस तरह की चीजें हों, मैं तो ये समझूंगा कि वही एलिमेंट्स हैं जो भारत दूसरे ममालिक के लिए प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है और अल्टीमेटली खुद उनकी लपेट में आ रहा है। आपके पास अदरवाइज टेररिज्म सबूत है आपके पास? ना सबूत की बात कर रहे हैं। वेयर इज द एविडेंस? शो मी द एविडेंस। अभी मैं आपको एविडेंस इस तरह तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं, मैं आपको ये बता सकता हूं कि वो अभी तो आप सबूत मांग रहे थे भारत से, लेकिन वही आरोप जब लगा रहे तो मैं सबूत तो नहीं बता सकता। वो लोग अदिति जो भारत के स्पॉन्सर्ड लोग जो अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की हुकूमत आने से पहले मौजूद थे, जो अभी भी भारत के स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, ये वही एलिमेंट्स हैं, हाफिज सईद, ये वही एलिमेंट्स हैं जो वही इंडिया स्पॉन्सर्ड लोग, हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, ज़कीउर रहमान लखवी, टीटीपी, You mean all these? आप ये देखिए, आप इनके ऊपर अगर डिबेट करेंगे, हम इसके ऊपर सेपरेट डिबेट बिल्कुल कर सकते हैं। जो आप टीटीपी की बात करें, मांगा इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। वैसे सबसे बड़ा सबूत ओसामा बिन लादेन था, सबसे बड़ा सबूत ओसामा बिन लादेन था, सबसे बड़ा सबूत हाफिज सईद है। ठीक है, मैं आगे आपसे बात करूंगी, मैं आपसे आगे बात करूंगी। अब एक जवाब ले लीजिए। एमएस बिट्टा साहब, ये दूसरों से सबूत मांगते हैं और जब अपनी बारी आती है तो कहते हैं सबूत हम नहीं दे सकते, बस बेसलेस एलिगेशंस लगाते हैं। और ये वो मुल्क है जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से इन एंड आउट होता रहा है पिछले 15 सालों में। बिट्टा साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है इस वक्त, मुझे बताया गया है। जनरल सिन्हा, देखिए अदिति, मुझे तो ताज्जुब लगता है और इनके लिए, पाकिस्तान के लिए शब्द बहुत उपयुक्त है, चोरी और छीना जोरी। ये आतंकवाद एक्सपोर्ट करते हैं और ये बोलते हैं कि हर एक चीज़ में पाकिस्तान को क्यों दोषी ठहराया जाता है हिंदुस्तान के द्वारा। तो आप मुझे बताइए कि लश्कर तौबा क्या है, हिजबुल मुजाहिदीन क्या है, जैश ए मोहम्मद क्या है, मुजफ्फराबाद और कोटली में जो आप आतंकवाद का ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं वो क्या है, बालाकोट में जो हमने स्ट्राइक किया और जैश ए मोहम्मद को 200 से ज़्यादा लोगों को धराशायी कर दिया वो क्या है, एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में आप क्यों डाले गए, यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आतंकवादी क्यों घोषित किया जाता है पाकिस्तान के जिहादियों को। आप कसाब को भेजे थे, आप तो डिसोन कर गए थे शुरू में कि कसाब तो आपका आदमी है ही नहीं। सवाल यह है कि पाकिस्तान एपी सेंटर है सब आतंकवाद का, आप गुंडों के सरदार हो, आप कोऑर्डिनेट करते हो, विश्व में जहां भी आतंक होता है यदि उसको ट्रेस बैक किया जाए तो उसका गढ़ मिलता है पाकिस्तान में। ओसामा बिन लादेन कहाँ था? अबोटाबाद में था। आपको यदि लगता है कि हाफिज सईद एकदम प्योर है, क्लीन है, तो आप जेल में उसको क्यों भेजे 8 महीने के लिए? तो सवाल है कि आप यदि ऐसे सत्य को एकदम नकार दोगे कि नहीं ये सत्य है ही नहीं, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आप कह रहे हैं स्टेट इन डिनायल है। हसन दुरानी, पाकिस्तान ऑन टेररिज्म। बेसिकली आप पूछना क्या चाहते हैं कि आप मुझसे जो है वो एविडेंस लेना चाह रहे हैं या आप जो है मुझे पहले बता दें ताकि मैं उसी के मुताबिक आपको आपके पास एविडेंस हो तो दे दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए सीधी सी बात है। जो बात यह है कि पाकिस्तान को अगर आप समझते हैं कि वो एक एपी सेंटर है टेररिज्म के लिए, तो मेरा ख्याल है कि आपकी जो पावर है, जनरल साहब यहाँ बैठे हुए जनरल सिन्हा साहब है, उनके पास बहुत बड़ी फौज है, पाकिस्तान की फौज से बहुत बड़ी फौज है, और वो मेरे ख्याल में विद इन फ्यू मिनट्स जो हैं वो इस एपी सेंटर को डिस्ट्रॉय कर सकते। तो आपने अभी तक किया क्यों नहीं? तो अब यहाँ पे अगर आप लोग अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे ये देखें ना कि जिस पहले बात हुई है, आपने फौरन कहा कि जी इंडिया के अंदर ये सब कुछ हो रहा है तो ये सारा पाकिस्तान ने किया। अभी उसके जवाब में हैदर हयात ने कोई बात की तो आपने उनसे सबूत मांगने शुरू कर दिए।
तो आप ऐसा करें, पहले के जो इंडिया के अंदर जो सारा कुछ हो रहा है तो काइंडली आप उसका सबूत जो है वो अभी यहीं पे फोरम के ऊपर ले आए। तो हैदर भी यहीं मौजूद है, मैं भी यहाँ मौजूद है, यहाँ सारे के सारे मौजूद हैं। हम लोग जो है ना अपने जो एविडेंस जो है हमारे पास है हम वो भी आपको यहाँ पे दिखा देंगे। अजमल कसाब की फोटो दिखाएं, काम हो जाएगा। अजमल कसाब की फोटो इन्हें दिखा दें, वो जिंदा सबूत आप दिखाएं ना, जिंदा सबूत। ना आप ट्रैक नहीं चेंज कीजिएगा, बिल्कुल ट्रैक नहीं चेंज कीजिएगा। सुन लीजिए हसन दुरानी, आपने सबूत मांगा, मैं तो भी सबूत बताना शुरू किया है। आपकी दिक्कत ये है कि जैसे ही आपके सामने सबूत आने लगा तो आपको दिक्कत होने लगी। अभी सुन तो लीजिए, हसन दुरानी, हैदर हयात, प्लीज लिसन टू मी। अजमल कसाब इन्हें दिखा, अजमल कसाब इन्हें दिखाएं, FATF की ग्रे लिस्ट का रिकॉर्ड इन्हें दिखाएं, FATF की ग्रे लिस्ट का रिकॉर्ड इन्हें दिखाएं, हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा इनके बारे में वो भी इन्हें दिखाएं, इन्हें सब दिखाएं। आगे डिबेट में करीब अभी आधे घंटे का वक्त है, 40 मिनट का वक्त है, इन्हें सारे सबूत दिखाएं। लेकिन तैयार रहिएगा असम दुर्रानी, आपको इंडिया के खिलाफ सबूत देना है। मैंने 3 एविडेंस आपके सामने खुले तौर पर रख दिए। FATF की ग्रे लिस्ट में होना आपका और ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा मंडराना, इसके लिए मुझे एक इंडियन के तौर पर बात करने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया ने आपके खतरे को माना और आप पर पाबंदियां लगाई। अगर आप इससे डिनायल में रहना चाहते हैं तो थोड़ी देर पहले जनरल सिन्हा यही कह रहे थे, इट इज a state in denial. Tariq Fateh. I think it's not a state in denial. The state is directly involved. ये ऐसे नहीं होता है। ये जो लोग पाकिस्तान को चलाते हैं, ये उनका बड़ा आसान रास्ता होता है कि तलखी पैदा हो, बॉर्डर क्लैशेस हो, सीजफायर ना हो, वरना इनकी धंधा बंद हो जाएगा। ये जो फौजी इनके मल्टी मिलियनेयर रिटायर होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये एक झड़प की, उसके अंदर इनको लाखों का फायदा हो जाता है। जवान मर जाए वो थोड़ी इनका मसला है। एवरी पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर इज अ मिलियनेयर व्हेन ही रिटायर्स, एंड मिलियनेयर इज यानी बहुत कम मैं बात कर रहा हूँ। तो आप बाजवा को देखिए, किसी को भी देखिए, और वो कोई मुल्क में रहता भी नहीं है, चले जाते हैं छोड़ के। तो पाकिस्तानी बेचारे अब क्या करें? देखें ना, अभी एक इंडियन टेलीविजन चैनल के ऊपर आके यू एक्सपेक्ट देम टू गिव अप वेरी वीक डिफेंस ऑफ द क्राइम्स दे कमिट। ये ट्रक आ रहा है, वहां से क्लैश हो रहा है, 4 टेररिस्ट मारे गए, LET का लिटरेचर उसमें पकड़ा गया है। क्या चाहते हैं और कि कोई एफिडेविट लेके आए वहां से पाकिस्तानी कोर्ट से कि हाँ हम पाकिस्तानी हैं, हम इंडिया पे हमला करना चाहते हैं। कमेंट यहाँ पे ले लेती हूँ, आरिफ अब्बासी। एविडेंस, साक्ष्यात को भारत में कहा जाता है साक्ष्यात को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। जो एविडेंट है, जो ऑब्वियस है, उसके लिए एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया जाता। देखें, ये जो वाकयात होते हैं, ये एक हिस्ट्री है इंडिया की। वो अपनी मकरूफ पॉलिसियों के दिफा के लिए जब कोई बड़ा इवेंट आता है तो इस किस्म की हरकतें करता है। क्या सबूत है कि वो पाकिस्तानी थे? इंडियन राह की अपनी प्लानिंग होती है, वो जब चाहे जिस जगह चाहे इस किस्म की हरकतें करती है। बाकी कश्मीरी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। पिछले 72-74 साल को उनकी मर्जी के खिलाफ उनको एक जेल की तरह कश्मीर में रखा गया। तो इसमें तो आपको तो खुद ये सोचना चाहिए कि इस किस्म की बूढ़ी हरकत में दुनिया यकीन नहीं करने वाली। ये सबको पता है। अगर कोई पाकिस्तान से जाता है तो ये आपकी बॉर्डर फोर्सेस की नाकामी है, उनकी नाअहली है। वो हरामखोर है, वो नहीं लोग रोकते, उनकी गलती है। हम किसी किस्म के टेररिज्म पे यकीन नहीं रखते। हम दुनिया में जहाँ भी टेररिज्म होता है उसकी भरपूर किस्म की मुखालफत करते हैं, उसकी हम कंडेम करते हैं। इस किस्म की हरकतें हमारे यहाँ ना होती है ना होंगी। ये आप अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस से पूछे, अपनी एजेंसियों से पूछे कि वो इस किस्म की हरकत क्यों करते हैं। सिर्फ दुनिया अपना छुपाने के लिए। आप लोग कश्मीर में क्या कर रहे हैं? एक सेकेंड, आरिफ अब्बासी, कश्मीर की चिंता आप छोड़ दीजिए, POK की बात करूंगी मैं आपसे। आप सुनिए, POK की बात करूंगी मैं आपसे, POK की बात करूंगी। लेकिन अभी आपने किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया और ये किसके लिए किया? जरा मेरे को ये क्लैरिफाई करें जरा, किसके लिए आपने उन शब्दों का इस्तेमाल किया? किस चीज का? आपने किस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल अभी किया हमारे फोर्सेस के लिए? नाइली है, वो नहीं दिफा कर सकते अगर आप पाकिस्तान से, फिर आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को पूछे। हम ये समझते हैं कि ये आपके। सुनिए जरा एक बात ध्यान से, आरिफ अब्बासी, इंडियन फोर्सेस के बारे में
उनकी शान में गुस्ताखी की कोशिश भी मत कीजिएगा। मैं आपको बस इतना कह रही हूँ, इतना ऑलरेडी वॉर्न कर रही हूँ, इतना मैं आपको पहले ही वॉर्न कर रही हूँ। एमएस बिट्टा जी, अब इनकी आवाज त्यागी जी बंद करा दीजिए, मैं बोला नहीं बंद। पहली बात तो मैं आपको बता दूं आफिज साहब, हराम खोर होगी तुम्हारी फोर्स। हमने तुम्हारी फोर्स के ऊपर कोई गलत बात कहने की कोशिश कभी नहीं की। हम लड़ाई तो लड़ाई चैनल पे करते हैं, डिसिप्लिन को भी तोड़ा नहीं। हमारी बीएसएफ के जवानों को, हमारी फोर्सेस को तो हराम खोर कहता है, जो मौत का कफन बांध करके कड़क सर्दी के अंदर सीमाओं की रक्षा करते हैं। हम तुम्हारे नार्को टेररिज्म नहीं भेजते, हम आपके पास आरडीएक्स नहीं भेजते, हम आपके पास AK-47 नहीं भेजते। आज जो AK-47 भेजा है, आज जो आरडीएक्स भेजा है, आज जो ग्रेनेड भेजे हैं, वो आपने भेजे हैं, हम आपके नहीं भेजते। ये आप कोशिश करते हैं तो आपकी फोर्स होगी जो आपने हमारे पे गलत इल्जाम लगाया, आपकी फोर्स होगी हरामखोर, आपकी आईएस होगी हरामखोर। जो हिंदुस्तान के अंदर 26/11 की घटना, हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट की घटना, हिंदुस्तान के अंदर एक दिन के अंदर जयपुर के अंदर 120 लोगों को कत्लेआम करना आपकी फोर्स करती है, आपकी आईएसआई करती है। दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट, बॉम्बे के ट्रेनों में बम ब्लास्ट। अब बताओ, अब आज का हिंदुस्तान देख लिया आपने। अगर आज ये वाकया हो जाता, आज अगर हथियार न पकड़े जाते, अगर को वाकया कर देते, पुलवामा का हमला किया था ना आपने, 40 जवान शहीद किए थे ना हमारे। 40 जवानों के शहीद होने के बाद तुम्हारे पाकिस्तान में घुस करके 15 मिनट के अंदर जिंदा शहीद हमारे जवानों ने तुम्हारे कैंप तबाह करके और आतंकवादियों का सड़सवा करके वापस आए थे। और उसके बाद 370 धारा हटी थी। ये है आज का भारत। अगर आज वाकया हो जाता तो रातों रात आपको तमाशा देखते। हुआ क्या, हमारा हिंदुस्तान का, हमारा, आपके तो प्रधानमंत्री रोज बदलते हैं, हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बदलते। 4-4 बार रहेंगे वो, और आपको सबक सिखाएंगे। याद रखिएगा, ये आज का हिंदुस्तान है। ठीक है, जल्दी से कमेंट। हसन दुरानी, थोड़ी देर पहले आपने कहा था आपके पास एविडेंस है तो बता दीजिए। मैंने आपको 1 नहीं 3 बता दिए, अब आप 1 बता दीजिए। देखिए जी, आपके पास जो एविडेंस है उसका जवाब जो है ना, आप जो मैंने आपसे अगर एविडेंस मांगे थे तो आपने उसका एविडेंस मुझे साफ साफ दे दिया। जैसे इन्होंने मुझे बताया अभी जो है ना, सरदार साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। उनका नाम है एमएस बिट्टा। उन्होंने ना जी जो भी है, ना जो भी नहीं है, उनका नाम एमएस बिट्टा है। जनरल साहब तो ठीक है, वो मेरे लिए मेरे ऊपर कोई अवतार नहीं है, ठीक है ना। वो आपके लिए हो सकते हैं, आप उनको जो मर्जी कहें। मैं जो बात करूँ पहले मेरी बात को सुन लें आप, ठीक है। आप मुझे ना डिक्टेट ना किया करें दरमियान में। अच्छा, आप डिक्टेट करेंगे मुझे? आप चुप कर दो यार। आपसे डिक्टेट दूंगी मैं। एक सेकंड, हसन दुरानी, आप मुझे डिक्टेट करेंगे? हसन दुरानी, मेरे ही शो में आके आप मुझे डिक्टेट करेंगे? नहीं, सुनिए, बात रिस्पेक्ट के साथ करनी है तो कीजिएगा। सुन लीजिए ध्यान से, बात रिस्पेक्ट के साथ करनी है तो कीजिएगा, मुझे डिक्टेट मत कीजिएगा, बिल्कुल डिक्टेट मत कीजिएगा। आप पूरे तरीके से आजाद हैं इस डिस्कशन में रहने के लिए, चले जाने के लिए। सुनिए, जबरदस्ती नहीं है, आप आराम से तार्किक तौर पर मुझसे बात नहीं कर सकते, मत कीजिएगा। मेरे किसी गेस्ट की तौहीन मत कीजिएगा। सुन लीजिए ध्यान से, किसी गेस्ट की तौहीन मत कीजिएगा, इंडियन फोर्सेस की तौहीन मत कीजिएगा। तार्किक तौर पर बात कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो मुझसे बात मत कीजिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बात करना चाहते हैं तार्किक तौर पर तो मुझे बता दीजिए, आपके पास इंडिया पर जो एलिगेशन लगा रहे थे, क्या आपके पास कौन सा एविडेंस है? सीधा मुद्दे पर आइएगा। अदिति, मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दें। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप इजीली, प्रॉब्लम आपको है जनाब, मुझे नहीं है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है आपको, प्रॉब्लम है क्योंकि आप सुन नहीं सकती, आप सिर्फ अपनी मर्जी की, अच्छा, अपनी पसंद की बात मत दीजिए, मुद्दे पर आ जाइए। एविडेंस बात कर रहा हूं, बात कर लेने दें, मुझे बात कर लेने दें। अभी अगर आपने, अभी ये जो बिट्टा साहब है, इन्होंने ये बात कही है कि, और इन्होंने बहुत ही अपना दर्द जो है वो हमें बताया है कि जनाब ISI आई है, वो फलां मुंबई के अंदर ये कर गई, कोलकाता के अंदर ये कर गई, फलाने शहर के अंदर ये कर गई, टमकाने शहर के अंदर ये कर गई, उसके बाद फलां कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस इस काबिल नहीं है। आप माने इस बात को कि वो इस काबिल ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, हसन दुरानी, हमारे फोर्सेस काबिल नहीं, आपके फोर्सेस काबिल है जिन्होंने 4 जंग हारी है। आपकी फोर्सेस काबिल है 4 जंग हारने वाले। हसन दुरानी, 4 जंग हारने वाले, 4 जंग हारने वाली पाकिस्तानी फौज काबिल है। वो फौज काबिल है जो पॉलिटिकल सरकारें बदल
देती है आपके यहाँ? जमहूरियत की जड़ खोद रखी है जिसने। अरे भाग गए आजम दुरानी, आजम दुरानी जी चले गए हैं, घबरा गए वो। इंडियन फोर्सेस पर सवाल उठा रहे हैं जनरल सिन्हा। आदिति, ये लोग शेमलेस लोग हैं। कारगिल में ये जब वाजपेयी जी बस डिप्लोमेसी कर रहे थे, उस समय मुशर्रफ अपने प्रधानमंत्री को बताए बिना ये षड्यंत्र रच रहा था। और जब हमने कारगिल में इनकी खूब पिटाई की तो ये इस चीज से मानने से इन्होंने नकार दिया कि नहीं, ये जो मरे हैं ये हमारे नहीं हैं, ये तो पाकिस्तान के है ही नहीं। आप सोच सकती है कि किसी देश का आर्मी अपने ही सोल्जर्स को डिसोन कर ले और उसको पूरा सम्मान के साथ क्रिमेट न करे। हमने किया, वो हमारे दुश्मन देश के थे सोल्जर्स, लेकिन हमने क्रिमेट किया। ये हमारा चरित्र और पाकिस्तान का चरित्र देख लो। ये लोग समझते हैं कि जैसे मुशर्रफ करता था और जियाउल कहता था कि हम जिहादियों को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान को सबक सिखाएंगे। ब्लीड, भुट्टो कहता था ब्लीड हिंदुस्तान 1000 कट्स। ये सब सपना देखते रहते हैं। इनका अपना घर तो संभलता नहीं है, ये तो भिखमंगे हो चुके हैं। अभी वॉशिंगटन में जो इनका एम्बेसी बिक रहा है, इन्होंने अपने माँ बहनों को तो सुरक्षित कर नहीं सकते हैं। चाइना में इनकी माँ बहनें बेटियां बिकती रहती हैं और इनको सब पता है। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर का निवास किराए पे देता है शादी ब्याह के लिए। ये तो ये फकीर देश है। ये इंटरनेशनल फंड, मॉनेटरी फंड में भिखमंगे तरह भीख मांगते हैं। चीन का कर्ज नहीं लौटा पा रहे हैं और ये इनको चाहिए जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, अरे जम्मू एंड कश्मीर का तुम्हारा क्या रिश्ता है? ये महाराजा हरि सिंह ने हमको दिया था, ये उनकी प्रॉपर्टी थी। तुम मिस्टर खामखा कहां से आ गए? मिस्टर खामखा, तुम्हारा क्या कनेक्शन है जम्मू एंड कश्मीर से? ये क्या, किस तरह के लोग हैं मुझे समझ में नहीं आता। अपना घर संभलता नहीं है, हम लोग के घर की तरफ देखते रहते हैं। अरे तुम्हारे मिस्टर खामखा, देखिए ख्वामखा तो इस वक्त कश्मीरियों के लिए आप हैं। आप लोग बस समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि 10 लाख की फौज डिप्लॉय की हुई है आप लोगों ने निहत्थे कश्मीरियों के ऊपर। और ख्वामखा आप हमें कह रही हैं। दूसरा शेमलेस लोग आप हैं। जनरल सिन्हा साहब, मैं आपको कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन मसला ये है कि आप लोगों को इसके अलावा बात समझ नहीं आती। अदिति बात कर रही थी एविडेंसेस की। कुलभूषण यादव एक जिंदा और जीता जागता एविडेंस हमारे पास मौजूद है। आईसीजे ने आपके नापाक मंसूबों पर पानी क्यों फेर दिया? जो भारत के आईसीजे ने आपके नापाक मंसूबों पर पानी कैसे फेर दिया, ये तो बताइए मुझे। कुलभूषण यादव की बात कर रहे हैं, आईसीजे ने आपके नापाक मंसूबों पर पानी क्यों फेर दिया? इस सवाल का जवाब दीजिए मुझे हैदर हयात। एविडेंस आपका क्वेश्चनेबल है, एविडेंस आपका क्वेश्चनेबल है, और वो भी इंडिया की अदालत में नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में। तो मुझे ये बताइए, आप मुझे सिंपल सा जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ ये बताइए, आईसीजे ने आपके नापाक मंसूबों पर पानी क्यों फेर दिया? मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ सवाल का जवाब दीजिए। इतना बहादुर कमांडर था कि उसने यहाँ पर कन्फेस किया है। फिर आईसीजे ने क्या किया? एक सेकेंड, हैदर हयात, इतना बहादुर कमांडर आपके हिसाब से, तो ये तो बता दीजिए आईसीजे ने आपके नापाक मंसूबों पर पानी क्यों फेरा? अब बोलेंगे नहीं, आप एक्सपोज हो रहे हैं। गलत एग्जाम्पल उठा लिया आपने। या पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सुनिए ध्यान से, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चलती है। हैदर हयात, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का चैनल नहीं है। आईसीजे ने आपके नापाक मंसूबों पर पानी क्यों फेरा? आईसीजे के अंदर जो मामला है, मैं तो आपको यार, आपको ये क्यों नहीं नजर आ रहा? कुलभूषण यादव खुद कन्फेस कर रहे हैं। अरे आईसीजे पे तो बोलिए, दो मैं सुनना चाह रही हूँ 4 सेंटेंसेस आईसीजे पे। आप कुलभूषण यादव ने आपने क्या किया मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आपकी फौज ने, आपकी आईएसआई ने क्या किया मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं कह रही हूँ आईसीजे ने आपको क्यों झटका दे दिया? आपको झटका क्यों लगा इंटरनेशनल कोर्ट में? आप उस पर बोलेंगे नहीं। हैदर हयात, 20 सेकंड है, इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगी आपको। आईसीजे पे बोलिए, मुझे जवाब दीजिए। आपको मसला है, आप बात नहीं सुनेंगी। आपकी बात मैं आपका प्रोपेगेंडा थोड़ी सुनूंगी। आईसीजे पर बोलिए ना, सवाल पूछा है मैंने आपसे। रोज बैठ के आप लोग करते हैं प्रोपेगेंडा। आप लोग बताएंगे, मतलब जो प्रोपेगेंडा की डेफिनेशन में पहली एग्जांपल आप लोगों की कोट होती है कि इंडियन मीडिया, आप बताएंगे फिर आप क्या कर रहे हैं? हैदर हयात, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर? यू शुड बी हियर। आपके प्रोपेगेंडा नो, यू शुड बी हियर।
You should not be here. You are free to leave. You are free to leave. No, any self-respecting person who's accusing the organization of such allegations should not be on that platform. So you can leave if you want. आप जा सकते हैं. सुनिए ध्यान से. You don't have to be on a propaganda machinery, and I will not allow your propaganda to be on TV. I will not give you the platform for propaganda. Let me be very clear, हैदर यार. आपके propaganda के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं होगा. मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए. आप जाएंगे नहीं, मुझे पता है. आपको पता है इस चैनल के इम्पोर्टेंस, इस चैनल के इन्फ्लुएंस, इस चैनल के दर्शकों के बारे में आप सब जानते हैं, और इसीलिए गाली भी देंगे और सोच रहे प्रोपेगेंडा भी चला लेंगे. सुनिए ध्यान से, सुनिए दूसरे चैनल में जाइए इस काम के लिए. मेरी बात सुनिए. आईसीजे ने आपके मुंह पर तमाचा क्यों मारा था, मैं ये जानना चाहती हूँ बस. आईसीजे ने आपके मुंह पे तमाचा क्यों मारा? अच्छा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने नहीं पढ़ाया होगा, कोई बात नहीं. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने नहीं पढ़ाया. बिट्टा सर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं गया कि आईसीजे ने इनके मुंह पर तमाचा क्यों मार दिया? देखो जी त्यागी जी, जो ये अभी बातें गलत तरीके की कर रहे हैं, एक पत्रकार साहब अभी बात कर रहे थे, इनको मैं बता देना चाहता हूं कि बिट्टा को, हिंदुस्तान को दर्द बड़ा है 26/11 की घटना का. इनको दर्द बड़ा है जो पार्लियामेंट में हमला हुआ, इनको दर्द बड़ा है जो हमले होते हैं. अरे मेरी बात बिल्कुल बड़े ध्यान से सुन लो. मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान कभी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करता. मैं फिर कहूं, हम लक्ष्मण रेखा नहीं पार करते. नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री एक ही कहते हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं, हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ते नहीं. और वो पुलवामा का किस्सा आपको करके बता दिया. जो गंदी हरकतें आप हिंदुस्तान की तरफ करते हैं, अगर हम शुरू कर दे तो 10 मिनट लगेंगे. याद रखना, ये परवाणु छोड़ो, 10 मिनट लगेंगे. हम नहीं करेंगे ये हरकतें. गुजरात में जाके बीएसएफ के बॉर्डरों में मैं रहता हूं, मैं जैसलमेर में रहता हूं, बीएसएफ के जवानों के साथ बीकानेर में रहता हूं. कितनी दूर है उनका रहائش, उनके सारे स्थान हम पास है. ये कोशिश करते हैं. हम क्यों करें कोशिश आपके पाकिस्तान में? हम क्यों AK-47 भेजें पाकिस्तान में? हम क्यों नार्को टेररिज्म फैलाएं? हम क्यों वहां पे बम ब्लास्ट कराएं? हमें क्या जरूरत है? हरकतें आप करो, एक चोरी, एक सीना चोरी. याद रखना, मैं चैलेंज करता हूं, मैं कभी चैलेंज ऐसे नहीं करता, चैलेंज करता हूं. जो पत्रकार साहब आपने कहा ना दर्द, कभी दोबारा पुलवामा जैसी घटना करने की कोशिश की जो आज हुई है, और ISI को भी चैलेंज करना चाहता हूं जो देख रहे हैं. याद रखना, वो खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा. सदियों तक याद करेंगे आप. गलतफहमी, हम जो, अरे क्या हंस रहे हैं, अरे क्या दांत निकाल रहे हैं? हम तो POK की अभी बात नहीं करते, हम तुम्हारा POK लेके रहेंगे. याद रखना, यह हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आज का नरेंद्र मोदी है. हम उसकी पार्टी के नहीं है. हमारा वो योद्धा है जिसने आकर के सीमाओं की रक्षा, जिसने आके डिफेंस पॉलिसी, जिसने आके फॉरेन पॉलिसी, जिसने दुनिया में एक नाम बनाया है. बराक ओबामा जी ने क्या कहा था? पाकिस्तान फैक्ट्री है आतंकवाद की. क्या कहा था? उसके बाद राष्ट्रपति ने, ये आतंकवादियों का सबसे बड़ा अड्डा है. ये दुनिया कहती है कि पाकिस्तान आतंकवाद की सारी सबसे बड़ी फैक्ट्री है. हम तो बाद में कहते हैं. कभी भी चैलेंज है आपको, हमारा चैलेंज. ठीक है, अब जल्दी से कमेंट यहाँ पे आरिफ अब्बासी, कभी पहल करके देखना, आरिफ अब्बासी, हम तुम्हें बताएंगे. आरिफ अब्बासी, हर हिमाकत, हर गुस्ताखी पाकिस्तान को महंगी पड़ी है, लेकिन जो गलतियों से सीख जाए शायद वो पाकिस्तान नहीं है. देखिए, मेरी बात सुने, ऊंचा बोलने से, गैर दलाइल के बात करने से आपकी बात में वजन नहीं आ जाता. बात दलाइल के साथ करनी चाहिए और इस तरह करनी चाहिए कि किसी की समझ में भी आ सके. गुलभूषण सिंह यादव यहाँ पाकिस्तान में फूल बेचने आया था, और उसके बाद इंडिया का जो थप्पड़ क्यों मारा पाकिस्तान को? अवाम को, अपने ही अवाम को करने आए थे वो छोड़ दीजिए. आईसीजे ने थप्पड़ क्यों मारा था पाकिस्तान को? चाहे सिख बिरादरी हो या सिख बिरादरी की बात आप कब से करने लगे भाई? आप देख लें आपका क्या हाल है. ना, सिख बिरादरी की बात आप करने लगे. सिख बिरादरी की बात आप कर रहे हैं. पंजाब में जुल्म छुपाएंगे, मिनारिस के साथ जुल्म छुपाएंगे. आपके
आरिफ अब्बासी जरा मेरी बात सुन ले, जरा से सुने मेरी बात। अच्छा सुने, मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ, एक बात जानना चाह रही हूँ मैं आपसे। सुने तो, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। सिख बिरादरी की बात आरिफ अब्बासी साहब आप कर रहे हैं? आप जिनके देश में फोर्सफुल कन्वर्जन कराया जा रहा है सिखों का, और अभी कुछ दिन पहले बलिदान दिवस था सर। आप जानते हैं बलिदान दिवस क्यों मनाया जाता है? त्यागी जी 2 मिनट में एक सेकंड रुकिएगा, मैं देती हूँ बिट्टा साहब। आप जानते हैं क्यों मनाया जाता है? गुरु तेग बहादुर का नाम सुना है आपने? मैं बताऊं, एक सेकंड रुक जाइए बिट्टा सर, एक सेकंड मैं जानना चाहती हूँ, सिख बिरादरी की बहुत चिंता है। एक सेकंड रुक जाइए। आप जानते हैं गुरु तेग बहादुर साहब का नाम सुना आपने? गुरु तेग बहादुर जी का एक सेकेंड बिट्टा सर प्लीज एक सेकेंड जस्ट गिव मी 10 सेकेंड्स। आरिफ अब्बासी को सिखों की बहुत चिंता है, मैं जानना चाहती हूँ कितना जानते हैं सिखों के बारे में जी? लोग 1.25 अरब लोगों के, 1.25 अरब लोगों को आप छोड़िए, 1.25 अरब लोगों को छोड़ दीजिए, 1.25 अरब से ऊपर है हम 1.25 अरब से ऊपर है सर, खाली 1.25 अरब नहीं है, अब हम उससे भी ज्यादा है। अरे अब्बासी जी आपसे सवाल पूछ रही सिख कम्युनिटी को लेके, भी सिख भाइयों की बात आप कर रहे थे, आपने दोनों सवालों का जवाब नहीं दिया। एक जो फोर्सफुल कन्वर्जन, जो धर्मांतरण आप करा रहे हैं, लड़कियों को बच्चियों को उठा लेते हैं, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। दूसरा मैंने आपसे पूछा गुरु तेग बहादुर जी का नाम सुना है आपने? सुना है? बलिदान दिवस जानते हैं आप? जानते हैं? तो मुंह नहीं बंद कर सकते, लेकिन असल हकीकत यही है कि इंडिया और इंडिया की फौज दुनिया में जितनी दहशतगर्दी हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, उसमें बराबर की शरीक है। अच्छा, वो बात और है कि ओसामा बिन लादेन इनके घर में मिलता है, हाफिज सईद इनके घर में है, मसूद अजहर इनके घर में है, टीटीपी इनके घर में बैठे हैं। जो पंजाब में सिखों के साथ आपके सारे सुरमा स्क्रीन पर आ रहे हैं, ज़कीउर रहमान लखवी इनके यहाँ पे बैठा हुआ है। वो बात और है, दहशतगर्दी इंडिया करता है, लेकिन ओसामा बिन लादेन इनके घर में है। भाई क्या बातें करते हैं बिट्टा साहब? अरे कौन सा सिखों के ऊपर जुल्म बताओ मुझे। कल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने साहिबजादों का वो दिन बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, कभी किसी ने नहीं किया। आप क्या वहां पे गुरुद्वारा साहब ननकाना साहब, एक काफिर ने, एक घटिया इंसान ने कहा ननकाना साहब का नाम बदल दो। कहां थे आप? कहां थे आप? वहां ग्रंथी साहब की बेटी को किडनैप किया गया, कहां थे आप? महाराजा रणजीत सिंह जिसका काबुल कंधार तक राज था, शेरे पंजाब का, उसके स्टैचू के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कहां थे आप? अभी ननकाना साहब के अंदर वहां को आपके फिल्म स्टार गए, सिर पे पगड़ी नहीं, सिर पे रुमाल नहीं, बीड़ी हाथ में, पांव पे जूते, अपमान किया। कहां थे पत्रकार साहब आप? मैं पत्रकार साहब सवाल पूछता हूं, कहां थे आप? हमारे पंजाब के भगोड़े आतंकवादी आपने छिपा रखे हैं, हमले आप करते हैं, नार्को टेररिज्म पंजाब में आप बेचते हैं, हिंदुस्तान में AK-47 आप बेचते हैं, और नाम लेते हो हमारे सिख समुदाय के लोगों का। शरारतें आप करते हो, आग लगाने की कोशिश आप करते हो। याद रखिएगा, वक्त अब आपका आ चुका है। जिस तरीके से आपकी भाषा का प्रयोग हो रहा है, हमारी BSF को हरामखोर कहा, हमारी फोर्सेस के बारे में, हमारे दर्द के बारे में कहा, उसका जवाब आपको जरूर जल्दी मिलेगा। पहल करके देखो, दूसरा जवाब आपको तसल्ली से देंगे, याद रखना। और ये भी आज कह दूं, POK लेके रहेंगे हम। 370 धारा हटाइए ना, ये मजाक नहीं कर रहा, वक्त की इंतजार करो, POK लेके रहेंगे आप। सुबह पता नहीं चलेगा POK हिंदुस्तान में होगा। अरे 370 धारा हटाई ना, कोई हटा सकता था भाई लाल, नरेंद्र मोदी ने हटाई 370 धारा। हैदर हयात, देखिए 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि भट्टा साहब जो है ना, इनको जो है, आप लोगों को बड़ी आपने बातें की, पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में वो है। भारत के अंदर इस वक्त जो भारत का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, वो सबसे बड़ा दहशतगर्द है, वो आपका वजीर आजम है। इससे बड़ी आप लोगों के लिए और क्या बात होगी? दूसरी चीज, आपने जो कहा करके देखो, यार आप लोग कुछ करके देखो ना।
दहशतगर्द मुल्क का सर्टिफिकेट एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के प्राइम मिनिस्टर को नहीं चाहिए। तो लीजिए मेरी बात ध्यान से, दहशतगर्द मुल्क का सर्टिफिकेट दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए। वो देश जहां पर ओसामा बिन लादेन को मारा गया, वो देश जहां पर हाफिज सईद रहता है, वो देश जो कि हेवन है, यूएन डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट के लिए, उस देश का सर्टिफिकेट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को नहीं चाहिए हैदर हयात। और मुझे ये बताइए, ये कुलभूषण जाधव के मामले में आईसीजे का थप्पड़ आपको क्यों पड़ा था? जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, उस सवाल का जवाब दीजिए मुझे। ये सिर्फ ये इस तरह का रिटॉरिक मेरे साथ नहीं चलता है। सुने, आप जब आते हैं ना, सुने, आप ध्यान से सुने, आप जिस एंकर से बात कर रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं ना, वहां पर तथ्यों के बिना बात नहीं होती है। आप ये बताएं, आईसीजे ने पाकिस्तान के मुंह पे थप्पड़ क्यों मारा था? बस मुझे इतना बता दें। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब दीजिए मुझे। किससे बात? आपने मुझसे कुछ सवाल किया थी? तो पाकिस्तान के मुंह पर अगर थप्पड़ लगाए तो आप ही से सवाल पूछूंगी, इंडियन थोड़े ही ना उस पर जवाब देगा। पाकिस्तान के मुंह पे कौन सा? आपके मुंह पे सबसे बड़ा थप्पड़ मोदी की सूरत में मौजूद है अदिति। आपके मुंह पे सबसे बड़ा थप्पड़ मोदी की सूरत में मौजूद है। आप अपने यहाँ संभालिए अपने देश को, अपनी फौज को संभाल लीजिए। आपके यहाँ तो रोज थप्पड़ पड़े हैं, आपके यहाँ तो पिछले 75 सालों में हर साल थप्पड़ पड़ा है। आपके यहाँ तो जुल्फिकार अली भुट्टो को किस तरह से असैसिनेट किया गया, तब भी थप्पड़ पड़ा। आपके यहाँ तो बेनजीर भुट्टो को किस तरह से मारा गया, तब भी थप्पड़ पड़ा। आपके यहाँ तो नवाज शरीफ को कैसे भगाया गया घर से, वो भी थप्पड़ पड़ा। परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया, फिर वहां पर शासन चलाया, फिर उनको कैसे भगाया, वो भी थप्पड़ पड़ा। तो आपके कितने थप्पड़ गिनाऊं मैं अभी? और ये जो भी अजमल कसाब था, ये भी आप ही के मुंह पे थप्पड़ है। अजमल कसाब भी आप ही के मुंह पे थप्पड़ है। और एक और थप्पड़ है इनको, जरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, वो थप्पड़ इनको सबसे जोरदार लगता है। वो थप्पड़ इनको सबसे जोरदार लगता है जो भारतीय फौज ने मारा था इन्हें 1971 में, इनके 2 टुकड़े करके। वो थप्पड़ सबसे जोरदार है, उसकी झन्नाहट जो है, उसकी आवाज जो है, उसकी गूंज जो है, वो 2023 में भी सुनाई देगी आपको। ये वो थप्पड़ है। अब आप बता दीजिए, भारत तो आपको थप्पड़ मारता रहता है, आपने खुद ही मान लिया अब ये कि भारत आपको थप्पड़ मारता है। अब आईसीजे ने क्यों मारा था, मेरा सवाल ये था। रसीद किया गया है। आदिति, हेलो जी, जनरल सिन्हा। आदिति, मैं आदिति ये कहना चाहता हूं, ये किस तरह का झूठ और फरेब परोसते रहते हैं। टिक्का खान कौन है? नियाजी कौन है? बूचर ऑफ बांग्लादेश कौन है? 1.5 लाख औरतों को इन्होंने बलात्कार किया, क्या ये भूल गए? इन्होंने अयाशी के लिए रेप कैंप्स खोल रखा था, ये भूल गए? अरे चुप रहो तुम, अरे तुम चुप रहो, बकवास मत करो, मेरे को सुनो, बकवास बंद करो। अब बकवास सुनने का मैं आदी नहीं हूँ। अरे बकवास सुनने का मैं आदी नहीं हूँ। तुम चुप रहो। तुम अपने औरतों के साथ बलात्कार करते हो, तुम अपने औरतों के साथ बलात्कार करते हो, तुम बलात्कार करते हो। तुम औकात जैसे शब्द का इस्तेमाल मत कीजिएगा। जिससे बात कर रहे हैं ना, आप जिससे बात कर रहे हैं, उसने इंडियन फोर्सेस में सर्व किया है। शिकस्त नहीं झेली है आपसे चाचा, शिकस्त नहीं झेली है, देश के टुकड़े नहीं कराए उस फौजी ने। तो आप अपनी औकात संभाल कर रखिए, और ये औकात अपनी फौज से पूछिएगा, ये औकात अपनी फौज से पूछिएगा। यहाँ पर औकात की बात मत कीजिएगा, यहाँ पर औकात की बात मत कीजिएगा। जनरल सिन्हा, उसके बाद तारिक फतेह। एविडेंस के नाम पर 0, आईसीजे ने थप्पड़ मारा, उस पर 0। टेररिस्ट सारे इनके यहां पर मौजूद, उसमें ये सबसे आगे नंबर 1 कंट्री। आरिफ अब्बासी तो अब इतने यूज्ड टू हो चुके हैं कि उन्होंने मान ही लिया, मुस्कुराने लगते हैं कि ये भी अचीवमेंट है कि सारे आतंकी एक ही देश में। आप सोचिए, जिनको ये प्राइम मिनिस्टर बनाने चाहते हैं उनकी हरकतें भी देख लीजिए। ऐसी बातें नहीं है। दिस इज अ कंट्री दैट हैज आउटलिव्ड इट्स पर्पस। इसके आप पूरा वेस्टर्न बर्तानिया ने जाते हुए जो बाजू काटे, वो अपना पर्पस खत्म हो गया, कोल्ड वॉर खत्म होगी। अब वेट करें आप, ये टुकड़े टुकड़े होके अलग अलग होगा। ये जो एक बर्बरियत इन्होंने पंजाब के एक सेंट्रल उसके अंदर पूरी पाकिस्तान के अवाम के ऊपर बिठाया हुआ है, इट विल डिसअपियर वेरी सून। ये खुद अपने आप में झुलस के मर जाएंगे। अब याद रखिए कि वो ऊपर वाले का देर है, अंधेर नहीं है।
ये दे विल बी टॉट अ लेसन बाय हिस्ट्री। ये मजाक समझा हुआ है कि बंबई चले गए 250 आदमी मार दिए, बांग्लादेश में 2.5 लाख मार दिए, बलूचिस्तान में टांगते रहते हैं। इनको किसने इजाजत दी है ये दुनिया में लोगों के घरों में जाके आग लगाने की? आप इजराइल के अंदर टेररिज्म होता है, पता चलता है लड़के लंदन से पाकिस्तानी। आप बाली में टेररिज्म होता है, पाकिस्तानी। आप मैड्रिड के अंदर बॉम्बिंग हुई, पाकिस्तानी। यानी 9/11 का बानी जो है खालिद शेख मोहम्मद, पाकिस्तानी। मतलब व्हाट एविडेंस डू दीज पाकिस्तानीज नीड? क्या अपने गिरेबान में झांक के देखें क्या इनसे क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं ये दुनिया भर पे जुल्म? ये खेल समझा हुआ है। हर कोई नहीं जन्नत में जाएगा। आपको बेवकूफ बनाया हुआ है कि 72 हूरें, एक भी नहीं होगी वहां आपके लिए। शैतान दज्जाल बैठा हुआ होगा वहां आपके लिए, और ठीक ठाक आपकी ऐसी तैसी होगी। इतना जुल्म करते हैं आप आम शहरियों पे डिक्टेटर बिठा देते हैं जो आता है। और वो देखिए इमरान खान की इबादत में लगे हुए लोग। बंदा क्या करता है, हरकतें क्या करते हैं। घड़ियां बेचने वाले लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं पाकिस्तान में। यानी अनबिलीवेबल है कि तोहफे चोरी कर रहा है एक आदमी। ठीक है, हसन दुर्रानी जल्दी से कमेंट आपका यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो ये है जी सबसे पहले तो ये है कि जनाब जनरल सिन्हा साहब को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के अंदर खवातीन की जो रेप होता है। तो मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए कि सबसे पहले जो है ना पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो थोड़ा सा रिकॉर्ड को अपना चेक कर ले। तो इंडिया जो है ना वो रेपिस्ट के लिए एक हेवन है और उसके ऊपर इनको बड़ा प्रॉब्लम होगा। अच्छा, एनीवे, दूसरी बात आपने बात की कि जी पाकिस्तान के अंदर भुट्टो को जो है ना वो मर्डर किया गया। तो इंदिरा गांधी को जब मर्डर हुआ तो आपके मुंह पे थप्पड़ नहीं लगे थे उस वक्त? जब राजीव सुन लीजिए, आपको अगर इंदिरा गांधी की असैसिनेशन, इंडिया की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी तो आपको चुभेंगी। इंदिरा गांधी तो चुभेंगी आपको। 71 कैसे भूलेंगे आप? 71 भूलेंगे कैसे आप? नहीं 71 भूलेंगे कैसे आप? सुनिए, हमारे यहाँ फौज ने तख्ता नहीं पलटा है, फौज ने नहीं चढ़ा दिया था उनको। सुनिए, फौज ने फांसी पे नहीं चढ़ा दिया उन्हें। अब बुरा क्यों लग रहा है हसन दुर्रानी? फौज ने चढ़ा दिया था कि इंदिरा गांधी को फांसी पे? नहीं हसन दुर्रानी, फौज ने चढ़ा दिया था इंदिरा गांधी को फांसी पे। आपसे क्या पूछ रही हूँ मैं? थप्पड़ आपकी फौज मारती है, आपकी फौज मारती है थप्पड़ आपको। इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड, शी वॉज नॉट हैंग्ड बाय द forces in your country. The coup was done by your army. आप मुझे बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं, दहशतगर्दी करने वाले ये बता रहे हैं कि दहशतगर्दी में आपकी प्राइम मिनिस्टर की जान चली गई थी। हम तो कहते हैं कि हम टेररिज्म के विक्टिम हैं, यही कहते हैं हम कि हम टेररिज्म के विक्टिम हैं। आपने प्रूव कर दिया। इसे बोलते हैं दूसरे का केस जीतने में उसे मदद करना। यू हेल्प्ड मी, थैंक यू सो मच हासन दुर्रानी। योर कंट्री विल बी सो डिसअपॉइंटेड, योर कंट्री विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। आपने क्या कंपैरिजन किया? आपने क्या कंपैरिजन किया है? कू करने वाली फौज जिसने प्रधानमंत्री को फांसी चढ़ा दिया, उस देश का बाशिंदा कह रहा है जहां पे एक प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट किया गया टेररिस्ट द्वारा, आप वहां पर बातें कर रहे हैं। एक ऐसा मुल्क है जहां पे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को बम से मार दिया गया। आपको सर ये आप डिबेट कर रहे हैं, आप ये अच्छा आईसीजे के थप्पड़ पे भी बात करते हैं। चलिए, अच्छा एक जगह तो आपने गलती कर दी, अब आईसीजे पे मत करिएगा, आईसीजे पे मत कर दीजिएगा। तो ये बताइए आईसीजे ने थप्पड़ क्यों मारा था आपको? जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? एट द एंड ऑफ द डे कुलभूषण यादव इज स्टिल इन आवर हैंड। आप उसका कुछ नहीं, आप अगर आप यहाँ पे जनरल सिन्हा साहब बैठे हुए, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि हमारे मुंह पे थप्पड़ लग गए। चलिए, इन्होंने कबूल कर लिया कि अच्छा आपने मान लिया कि थप्पड़ मारा था आईसीजे ने, आपने कबूल कर लिया कि आईसीजे ने थप्पड़ मारा था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आई एम हैप्पी कि एक और डिफीट आपने एडमिट की। 71 की डिफीट पहले आपको तंग करती रहती है, एक के बाद एक इतनी शिकस्त। बहुत सोचने की जरूरत है, बहुत सोचने की जरूरत है। जनरल सिन्हा ये मान रहे हैं कि हाँ हमें आईसीजे ने थप्पड़ मारा था। इन्होंने कहा हाँ मारा था थप्पड़, कबूल कर लिया इन्होंने। कुलभूषण यादव आपका है या नहीं है उसकी बात। आदित्य, मैं इनको एजुकेट करना चाहता हूँ। कमांडर जाधव को इन्होंने ईरान से पिकअप किया था, साजिश थी वो। कमांडर जाधव को ईरान से हाईजैक किया गया था और इन्होंने पैसा पेमेंट किया एक आतंकी संगठन को। ये क्या बकवास कर रहे हैं? इनको पता कुछ है नहीं, टीवी पे हाथ डुला के आ जाते हैं बकवास करने। ईरान से क्यों पिकअप किया तुमने कमांडर जाधव को? कमांडर जाधव को कहां से पिकअप किया तुमने? उसको होटल में बुलाया ईरान में और एक आतंकी संगठन को कितने लाख रुपए दिए, वहां से उसको पिकअप कर लिया। वो तुम्हारे देश में था। बकवास करते हो, सिर्फ पता कुछ है नहीं, हाथ डुला के आ जाते हो टीवी पे। पहले पढ़ा करो।
हमसे बात करने के लिए? तुम्हारी औकात क्या है? तुम सर आप औकात बताइए ना, आप क्यों उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सर? हम बड़े हैं, हमारा दिल भी बड़ा है, हमारा कद भी बड़ा है, हमारी बातें वजनदार है, हम सही बात करते हैं। अगर हम उनके लेवल पर जाएंगे तो हमें और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? ईरान से पिकअप किया, अदिति जी, कमांडर चाहो तो ईरान से पिकअप किया इसने, आपको सबसे आतंकवादी संगठन को पेमेंट किया इसने, अपनी मर्जी की करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने, जैसे पाकिस्तान के आईएसआई ने किया क्या कह रहे हैं उस आतंकवादी संगठन को हासम दुर्रानी क्या कह रहे हैं? होटल में एक सेकंड रुकिएगा जनरल आतंकी है जनरल सिन्हा, एक सेकंड। मैं कोई बात नहीं कहना चाहता यार, इस बंदे का कोई लेवल है, इसके साथ बंदा क्या बात करे? जब आप लेवल बताने पर आ गए, फिर से लेवल बताने लगे। उनका लेवल है मेजर जनरल। तुमको कुछ नहीं पता। आपके पास क्या रैंक है? आपके पास क्या रैंक है बताइए जरा मुझे, क्या रैंक है आपके पास? और वो भी इंडियन आर्मी में, इंडियन आर्मी में, पाकिस्तान की फौज में नहीं कि बिलियन ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी बना रखी है अब्रॉड। इंडियन आर्मी में जहां पर ईमानदारी से सेवा करनी पड़ती है, ईमानदारी से सेवा करनी पड़ती है। आप बता रहे हैं उनकी हैसियत और उनका लेवल। आप जहां पर दहशतगर्द भरे पड़े हैं आप बता रहे हैं। बिट्टा सर, मैं तो ये पत्रकार साहब को ये पूछना चाहता हूँ, आपने सिन्हा साहब को औकात बता दी क्या है? सिन्हा साहब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मौत का कफन बांध करके आपकी लगी हुई सीमाओं की मातृभूमि की रात दिन रक्षा की है। आप कौन से पत्रकार हैं, कौन से पेपर के हैं मुझे मालूम नहीं। हाँ लिखा है पत्रकार। पहले तो अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल कीजिए। आपके पास जो आप डाटा बता रहे हैं वो टोटल गलत है। मैं फिर कहूं, सबने, दुनिया ने कहा पाकिस्तानी आतंकवादी देश है, आतंकवाद की फैक्ट्री है, और वो है। और हम रोज, आप अपने लोग बेचते हैं आतंकवादी और रोज हम ठोकते हैं, नोचते हैं उनको, रोज हम छोड़ते नहीं। पहले का देख लो कश्मीर और आज का कश्मीर देख लो। ये त्यागी जी मौत का कफन बांध करके बार बार कश्मीर गए, इनको पूछ लीजिए आज कश्मीर की हालत आप दुनिया में बताना चाहते हैं। रोज हथियार बेच करके, रोज गोला बारूद बेच करके, रोज किसी ऐसे व्यक्ति को मार करके कि कश्मीर का तो अभी वैसा ही हाल है। नहीं, कश्मीर में अमन शांति है। आपकी तरफ से आतंकवादी आते हैं और हम उनको ठोकते हैं। रोज भेजो और रोज हम उनको ठोकते रहेंगे। फिर कहूं ये आज का भारत है, मत टकराओ भारत से। आप अपना काम करो, हम देश की तरक्की करें। आज कोरोना काल के अंदर आपने देखा, आप लोगों ने कोरोना दिया, चाइना ने कोरोना दिया, हम लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया के अंदर मेडिसिन को भेजा। दुनिया के अंदर हमारी हिंदुस्तान की मेडिसिन कामयाब हुई, हमारे इंजेक्शन कामयाब जैसा कि बेटा सर आपने करोड़ों लोगों की स्ट्रेटेजी, भारत की रणनीति एकदम क्लियर है। भारत छेड़ेगा नहीं, और अगर भारत को छेड़ा जाएगा तो फिर छोड़ेगा नहीं। जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट का हाल किया जा रहा है वो हम लगातार देख रहे हैं। एनकाउंटर में उनका सफाया किया जा रहा है। तो पाकिस्तान को ये कौन समझाए कि पाकिस्तान को समझाना दरअसल दीवार पर सिर टकराने जैसा है। आतंकवाद का दर्द वो खुद भी झेल चुका है, वहां भी बेगुनाहों का लहू बहा है, फिर भी हिंदुस्तान को भाला चुभोने से इस मुल्क की हुकूमत बाज नहीं आने वाली। हमने मुल्क नहीं बल्कि मुल्क की हुकूमत का जिक्र किया, क्योंकि 150 रुपए किलो आटा खा रही पाकिस्तान की परेशान आवाम उस दहशतगर्दी को मेडल नहीं देती है। वो भी चाहती है सुकून और डेवलपमेंट, लेकिन वहां की हुकूमत और आईएसआई का दाना पानी चलता ही है दहशतगर्द और उनकी साजिशों से। तो सोचिएगा जरूर पाकिस्तान के इस दहशतगर्द सोच का इलाज क्या है। इलाज आज जम्मू कश्मीर में हुआ एनकाउंटर है। यह संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि अगर तुम 10 आतंकी सरहद पार कराओगे तो 10 के 10 यहां ढेर कर दिए जाएंगे। आतंकवाद पर भारत में जीरो टॉलरेंस है, क्योंकि हम अब कोई बड़ा आतंकी हमला झेल नहीं सकते। हमारा सब्र हो चुका है, पूरा हो चुका है। सोचिएगा जरूर, पाकिस्तान की सियासत के लिए भारत विरोधी सोच जरूरी है। कश्मीर के बिना उनकी सियासी रोटी हजम नहीं होती, लेकिन इस भारत विरोधी सोच ने खुद उस मुल्क में दीमक लगा दी है। पाकिस्तान अंदर से इतना कमजोर हो चुका है कि किसी भी दिन ढह जाए। वक्त आ गया है जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की इस बदनीयत को एक्सपोज किया जाए और पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था का नजारा सबको दिखाया जाए और बताया जाए कि देखो, भारत में आतंकी खेप भेजने की कीमत ये होती है।
पाकिस्तान की आवाम का इसमें क्या कसूर है? कभी अपने नेताओं के स्कैंडल, कभी उनके जहरीले बोल, इनसे उनका पेट भरने वाला नहीं है।